13 दिसंबर हफ्ते दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबर रखूं, एक तो कोहाट में कल बड़ा जलसा है, उस पर नजर है सबकी कि सुहेल अफरीदी की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आने के बाद अब क्या ऐलान होगा, क्या लाएमल होगा। और जो बड़ी खबर आपको, रजीम चेंज ऑपरेशन के रिवर्सल की शुरुआत में बिलावल ने नाना की रवायात दोहराते हुए फील्ड मार्शल को डैडी बना दिया। शरीफ खानदान का पता कटने की बारी और आले शरीफ पर जवाबी वार भी। गारंटी देने वाले बरतानिया से मुलाकातें, शहबाज शरीफ जेन मैरियर के पास पहुंच गए, इसहाक डार वज़ीर दाखिला बरतानिया से मिलने चले गए और फील्ड मार्शल पर दबाव, एक तो वाइस चीफ लगाना, दूसरा जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल गद्दारी का। अब ये बड़ा अहम मामला है अफगानिस्तान के साथ। आज अफगान हुकूमत ने भी ईरान में जो होने वाली नशिस्त है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया और जनरल फैज के हवाले से आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत का नया इल्जाम ख्वाजा आसिफ ने लगाया कि इनके पास खुफिया कागजात है। अंसार अब्बासी से भी खबर आई, इसकी भी बड़ी कुछ अहम तफसील, बल्कि इसी तरह तफसील शुरू करूँ फिर आगे चल के आपको मजीद मालूमात दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने जो जनरल फैज के हवाले से नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने का इसे जिम्मेदार करार दिया कि नवाज शरीफ को हटाने वाले जनरल फैज थे। अब क्योंकि झूठ याद नहीं रहता, भूल गई है कि पनामा की इन्वेस्टिगेशन, नवाज शरीफ को तमाम रिकॉर्ड निकालने वाले मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसके ब्रिगेडियर एमआई और आईएसआई के भी थे, ये जनरल आसिम मुनीर उसके इंचार्ज थे। यानी इस हिसाब से जो सहूलतकारी की अगर बात करते हैं तो वो फिर जनरल आसिम मुनीर पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये भी उसी सेम पेज पर मौजूद थे, उस वक्त उस हुकूमत का हिस्सा थे। और इमरान खान का इक़्तिदार जनरल फैज को जो इंचार्ज लगाएगा, अभी ये इल्जाम जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे भी पहले लगाते थे। अब सारा फोकस जनरल फैज पे रखा कि नवाज शरीफ पे इसने केसेस बनाए, जलावतन करवाया। हालांकि जो डील 50 रुपये स्टाम्प पेपर पर हुई वो जनरल फैज के जरिए हुई। इन्होंने 9 मई का इल्जाम भी जनरल फैज पे लगाया और उस पर तो ज़ाहिर है इमरान खान का बड़ा मशहूर जुमला है कि पढ़े लिखे नहीं है, सीखने की, रिसर्च की तो खैर इनकी कोशिश ही नहीं। वज़ीर दिफा है, मुल्क का सबसे अहम होता है, लेकिन चूंकि अवामी वोट से नहीं आए, ज़बरदस्ती इक़्तिदार में पहुंचे। जैसे जनरल बाजवा से उस्मान डार की रिश्ते छीनते वक्त फ़ोन कॉल की रिकॉर्ड पे फिर रेहाना डार का इलेक्शन उन्होंने लूटा। ये कहते हैं अभिनंदन जो हिंदुस्तान के जासूस की गिरफ्तारी हुई तो जनरल फैज और जनरल इमरान खान की आंख पे टांग रही थी। अंदाजा करें, क्योंकि ये याद सादे ने कहा था कि जनरल बाजवा की अभिनंदन की गिरफ्तारी के वक्त टांगें कांप रही थी। 2019 के हमले की बात करूं, उस वक्त DGISI जनरल फैज नहीं, जनरल आसिम मुनीर थे। 2019 में ये DGISI बने थे। और नून लीग के लोगों के तो आप यकीन करें इतने बयान आ चुके हैं कि हर दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनके क्लिप्स में ब्लंडर, और उनके अपने सहाफ़ी, इनके अपने घर के लोग कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के बारे में तो नून लीग का ये कहा जाता है कि पहली बेगम है, पहली बीवी है, और पहली बीवी के पास तो शोर ने आना ही आना है क्योंकि बच्चों की माँ है। अब जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की ख्वाहिश है, लेकिन उसमें वजह यह कि अमेरिका पीछे मौजूद है। यूक्रेन की जंग के बाद जब साइफर मंजर आम पे आया तो वो उस वक्त विक्टोरिया, न्यूलैंड, डोनाल्ड लू और अमेरिका को यकीन दिला चुके थे कि इमरान खान तो आपके हमारे मुफाद में नहीं है। और इमरान खान की मुखालफत में जाते हुए उन्होंने रूस की यूक्रेन हमले की मजम्मत की, अमेरिकी हथियारों की तारीफ की और फिर यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए। तो ये गुड बुक्स में, इसलिए इन्हें मुकम्मल तौर पर वहां से तहफ़्फ़ुज़ है, इनका ये कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गुस्सा बताइए जनरल फैज पे निकाल के अमेरिका की खुशी और अपनी खुशी को दोबारा जरूर करें, लेकिन इनकी खुशियों का ड्रॉप सीन, और ये मैं आपको बताता हूं कि इनका वक्त कैसे पूरे होना है। इनके ऊपर एक तो बहुत बड़ी चार्जशीट मईशत की बनी हुई है। देखिए, मईशत के हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और ये 3 साल की परफॉर्मेंस का मलबा किसी के ऊपर गिराना है। नोटिफिकेशन तो हो चुका है, तो अब हिसाब किताब शुरू होने वाला है। ये जो चार्जशीट है ये सिर्फ 2025 की बनाई जा रही है, क्योंकि 2-3 अक्टूबर साल खत्म हो रहा है। और ये जो नाकामियों की तस्वीर, जो बड़ा संजीदा और खतरनाक पहलू, जिस मुआशी बहरान का कहते हैं ना, आ जाएगा, वो कब का आ चुका है। अब उसके हम दरमियानी मरहले में पहुंच चुके हैं। मुआशी बहरान के देखिए क्या लवाजमात होते हैं, जिसके लिए कुर्बानी का बकरा ढूंढने की जरूरत है। अब वो 9 लवाजमात हैं जो मईशत इनके हुकूमत के कागजात में तो आपको जिंदा नजर आती है, लेकिन यहाँ तो फड़फड़ा रही है आखिरी वेंटिलेटर पे। आप दुनिया के किसी मुल्क की माशी हालत देखने के लिए कमजोर हैं, ताकतवर हैं या बहरान है, आप देखते हैं GDP ग्रोथ, शरह नमू जिसे कहते हैं, आप देखते हैं बेरोजगारी की शरह, महंगाई देखते हैं, गरीब मुतवस्सित तबके के हालात देखते हैं, मुल्क की बरामदात का जायजा लेते हैं, ज़र मुबादला को, करेंसी के ज़खायर को, उस मुल्क का कितना कर्जा है, कितना खसारा है, वहाँ की सनतें, पैदावारी सलाहियत, वहाँ की सरमाकारी, जो मकामी और गैर मुल्की दोनों उसमें शामिल है। फिर उस मुल्क में से कितने लोग हिजरत करके गए, ब्रेन ड्रेन कितना हुआ और मुल्क के कितने लोग वहाँ से क्यों गए। यहां पर फिर आपको सियासी अदम इस्तेहकाम देखना होता है, गवर्नर, सियासी मामला। ये जो अदाद शुमार की बुनियाद पर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत जो पिछले 3 साल में आर्मी चीफ ने आते हुए दावा किया था कि 1 साल में ठीक कर लेंगे, बल्कि अभी नए उहदे पर बैठ के उन्होंने कहा मुल्क ने उड़ान भर ली, तो ये ठीक कैसे हुआ, उड़ान कैसे, जरा सुन लें। 21 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रिकॉर्ड हुई है, यानी फैक्ट्रियों का जो बंद होना, छोटे कारोबार का खत्म होना, और उसके बाद फिर नौजवानों का बेरोजगारी की वजह से मुल्क छोड़ के बाहर भागना, असाइलम लेना। बरतानिया में असाइलम में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। गैर कानूनी तारकीन वतन में ज्यादा हिस्सा जो पाकिस्तानियों का, और उसमें तालीम याफ्ता लोग, हुनरमंद मजदूर भी शामिल हैं। पाकिस्तान की 78 साल की तारीख में गुर्बत सबसे ऊपर, 13 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत से नीचे, जो 2 वक्त की रोटी खाने से मोहताज है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। मुतवसत तबके की जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, महंगाई ने उनकी आमदन को मुकम्मल निकल ली है। शरह नमू आप देखें, GDP ग्रोथ जिसे कहते हैं, यानी कागजात में हेरा फेरी और 2 नंबरी करके उन्होंने 3.2 लिखा है, लेकिन इस 2 नंबरी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 3.2 भी होती तो कम से कम रोजगार पैदा हो रहा था, सनतें चल रही थी। यहाँ रोजाना एक फैक्ट्री बंद हो रही रोजाना, और जो चल रही है वो 20-25% की कैपेसिटी पर। जो पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेजते हैं, बरामदात उनसे भी कम, यानी जो चीजें आप मुल्क में बनाकर बाहर भेजते हैं वो उन पैसों से कम है। रेमिटेंस जो हिजरत और मजबूरी की अलामत, बरामदात तो एक आमदनी है आपकी, शहरा के आपकी पैदावारी सलाहियत पाकिस्तान की मुकम्मल खत्म हो चुकी है। अब बाहर से जहां तक सरमाकारी की बात है, आना दूर की बात, 10,000 से ज्यादा कंपनी आप तक छोड़ के जा चुकी हैं। दुबई शिफ्ट हो गई, सऊदी अरब चली गई, अफ्रीका चली गई। इनके अपने सहाफी आज सवाल उठा रहे हैं शहबाज शरीफ से कि दुनिया में इस दौरे करने में 100 ममालिक यानी 100 मुलाकातें हुई, तो पाकिस्तान में सरमाकारी जीरो क्यों है, बिल्कुल जीरो। मईशत कर्जों के बोझ पे खड़ी, मुल्क की तारीख में कर्जों के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 97,000 अरब का कर्जा, पाकिस्तान का बजट 50% ज्यादा तकरीबन कर्जों में सूद की किस्तों में जा रहा है। अब स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की की बात करते हैं, वो चंद ग्रुपों का एक खेल बन चुका है। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए तो आवाम की हालत बेहतर होती है, लेकिन यहाँ एक स्पेकुलेटिव बबल यानी मसनूई तरीके से गुब्बारा बनाया गया है, जिसमें ज्यादा हवा फैलने से किसी भी फट जाएगा। आवाम की जिंदगी जो रोज बरोज बदतरीन हो रही है। मौशी बुरहान जो है उसमें
आप सिर्फ बेरोजगारी को देखें, जिसका मैंने आपको बताया, गुर्बत को देखें, और उससे जुड़े हुए तवानाई की कीमतें, ये जो आपकी बिजली, गैस, ईंधन के बिल हैं, पेट्रोल हैं, ये आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं, सनतों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। करेंसी को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश में मजीद तबाही बर्बादी है। डॉलर की मार्केट स्टेट बैंक को खरीदने पड़ते हैं, दरामदी लागत जो असल कीमत से ज्यादा चलेगी। अब मईशत का जो दूसरा अहम पहलू वो तिजारत, वो होती है पड़ोसियों से ताल्लुकात की बुनियाद पर। उसमें आप ताज़ा तरीन खबर देखेंगे ईरान में अफगानिस्तान के हवाले से, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और पाकिस्तान की खुसूसी नशिस्त होनी थी अफगानिस्तान के हवाले से। उसमें अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया, वो अपनी तिजारत बाहर ले गए और यहाँ पाकिस्तान की 6 अरब डॉलर की तिजारत हुई। आलमी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में ये जो खारजा पॉलिसी ताल्लुकात हैं, अर्दली साहब ने, लेले साहब ने जो दुनिया को हंसाया, ये शहबाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान की तौहीन थी, याद रखें। क्योंकि रियासत को कहने वाले जर्नल तो इसका असर नहीं लेते, वो तो खुद को रियासत कहते हैं, वो शहबाज शरीफ को अपने से कमतर समझते हैं। और इमरान खान से का मसला भी यही था कि ये तो पर्चियां पढ़ के ब्लंडर मारने वाले जो है, वो जिस पे जर्नल हंसते हैं कि शहबाज शरीफ की कद काठ, उसकी कपड़े, वो कहते हैं ये तो बद से बदतर है, दुनिया में ये शर्मिंदा हो रहा है, हम तो नहीं हो रहे। अभी आरटी न्यूज़ इंडिया ने ट्वीट डिलीट की कि वो वीडियो जो थी वो हमारी मतलब सही नहीं थी, उसमें मैं भी उन्होंने लिखा, लेकिन शहबाज शरीफ की पुतिन की जो इंतजार करने की जो पूरी वीडियो थी वो यूक्रेन के और रूस के सहाफियों ने भी ट्वीट तस्दीक कर दी है। अब इनके चूंकि अकाउंट्स हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, नेपाल में खुफिया एजेंसियों का बड़ा नेटवर्क है, और आले शरीफ के आपको पता है हिंदुस्तानी मीडिया में बड़े ताल्लुकात हैं। ये याद रखें, 30 सहाफी इनके घर पहुंचे हुए थे, फौजियों के खिलाफ, जनरलों के खिलाफ, तो वो ट्वीट प्रोग्राम हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन इनकी जात पे हो तो ये हिंदुस्तानी मीडिया को रोक सकते हैं। वहां नरेंद्र मोदी के साथ इनके बड़े घरेलू ताल्लुकात हैं, वो भी आप सब जानते हैं। अब इन ताल्लुकात के बावजूद लेकिन हिंदुस्तान से ताल्लुकात नहीं बना रहा, और इसे फील्ड मार्शल की नाअहली समझते हैं। कितनी मिन्नत तरला करने के बाद हिंदुस्तान नहीं बैठ रहा। 100 से ज्यादा शहबाज शरीफ के दौरे हुए, ना इन्वेस्टमेंट आई, ना मैशत ठीक हुई, और इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान एक मजाक बन गया। अब इन्हें इस हालात में लग रहा है कि बिलावल जरदारी मौजू है, और इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो आले शरीफ के बरतानिया से ताल्लुकात है, चूंकि 200 साल की कॉलोनी रहे और बरतानिया का पाकिस्तानी सियासत में सबसे अहम असर रसूख है। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को बरतानिया भेजा कि वहां साफियों, यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करवाएं, लेकिन वहां वजीर दाखिला बरतानिया ने मुलाकात के लिए वक्त ही नहीं दिया। अब यहाँ आले शरीफ ने अपनी ताकत दिखाई, अपने समधी इसहाक डार को छोड़ा। ये चूंकि बरतानिया बड़ा अरसा रहे हैं, जलावतनी के दिनों में भी नून लीग ने एक ही काम किया, ताल्लुकात बनाए, सऊदी अरब से इनका लंदन जाना, वो मुआहदे करना, सब पता है। और फिर इनकी वहां पे बहुत बड़ी गैर कानूनी माल दौलत भी है, जिसे बरतानिया जब चाहे कब्जा करे, लेकिन करते नहीं, क्योंकि ये उनके असासे हैं, याद रखें। फिर लंदन मुआहदे में भी बरतानिया का बड़ा अहम किरदार था। अब उसमें जो बड़ी अहम खबर देखें, आर्मी चीफ के हवाले से जो भी नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन अब उसके बाद के जो हालात हैं, जो आपको बताया 1.5-2-3 महीने लगते हैं, अब ये अफवाहें शुरू हो गई कि इन्हें चूंकि उम्र भर का इस्तिस्ना मिल चुका है, ये माली मामला तय करें, गारंटियां लें, जमानत लें और बरूने मुल्क चले जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में मुश्किलात हालात बदलने में फिर ये इस्तिस्ना का कानून काम नहीं कर सकेगा। और ये है पाकिस्तान की तारीख कि एक्सटेंशन या दूसरी लाइफ लाइन में जो पहली नहीं होती, फिर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड का जनरल और वाइस चीफ। और ये याद रखें कि मजबूत से मजबूत पाकिस्तान के डिक्टेटर भी इक़्तिदार में कामयाब नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, अयूब खान को देख लें, जनरल बाजवा का देख लें, कि दूसरा दौर एक्सटेंशन का उसमें ताकत खत्म हो चुकी थी, मुकम्मल तौर पर सियासतदान बन गया था जनरल बाजवा। इसी तरह के भी हालात। अब एक ही शख्स, याद रखें, मुख्तलिफ 3 तरह की फौज को संभालना, सियासत को संभालना, जहां 92% मकबूलियत आपके मुखालिफ हो, मुल्क की मईशत जो मैंने भी आपको बताई वो तबाह बर्बाद, सियासी पार्टियां जो किसी भी वक्त छुरा घोंपने के लिए तैयार हों, हमसायों के साथ ताल्लुकात, ईरान, अफगानिस्तान जिसमें हिंदुस्तान हो, बातचीत ना हो, जंगें हो, और चीन अमेरिका के ब्लॉक की सियासत अरूज पर हो, सबको राजी रखना। अब ये एक शख्स के बस का काम नहीं है, याद रखें, क्योंकि हाइब्रिड निजाम में तो ये बांट लेते हैं ना सियासतदानों में आधा। यहाँ तो नवाज शरीफ रहते हैं नायल आले शरीफ, कि इनके साथ तो 40 साल की सियासत में जो लोग जुड़े वो इस काबिल नहीं है कुछ कर सकें। इस वक्त तो सिर्फ इनके दरमियान कदरे मुश्तरक इमरान खान की दुश्मनी है, वरना ये बेजोड़ शादी है, ब्लैकमेलिंग करके इक़्तिदार के बदले में सौदाबाजी से हुई। और उसकी उम्र हमेशा आपको पता है गैर फितरी इत्तेहाद की तवील नहीं होती, बंटवारे के माल पे लड़ाई होती है। अब मियाँ साहब की बाबू जी की सियासत 40 साल की शरारतों और वारदातों पर मुश्तमिल है। आप 6 मरतबा देख लें उठा के कि वज़ारत उज़्मा पे ना लगाना या इनका जो इक़्तिदार से 3 बार निकालना, ये इनके दिल से नहीं जाता। फिलहाल तो नोटिफिकेशन के बदले में उन्होंने जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मांग लिया, 14 साल की कैद करवा ली। अब ये जनरल बाजवा का भी मुतालबे के लिए जोर डाल रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। अब नवाज शरीफ पड़े हुए बम को लात मारेगा, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि अब तक मरियम नवाज ने रोका हुआ था, सारा मामला संभाला हुआ था। अब ये मामला उनके हाथ में भी नहीं रहा और वो बाबूजी का साथ देने पे मजबूर है। उसकी मैं आपको बहुत बड़ी वजह और सबूत बल्कि दलील देता हूँ। आज बड़ा अजीब व गरीब आपको पता है मामला हुआ, नेशनल गेम्स की रवायात है कि उसमें हमेशा आपने अभी तो बिलावल और फील्ड मार्शल को देखा, नेशनल गेम्स में मेहमान खुसूसी सदर ममलकत होता है, जो बिलावल के साथ उसके डैडी हैं। अब बिलावल ने अपने वालिद को छोड़ के आज फील्ड मार्शल को डैडी बनाया, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल अयूब खान को ऐसे ही इसी उम्र में बनाया था। और ये लंदन प्लान अगर आपको याद हो, आधा इक़्तिदार नून लीग, आधा बिलावल का, वज़ारत उज़्मा बिलावल की। तो ये बिलावल जरदारी की इस मुलाकात के बाद आले शरीफ की टांगें कांप गई हैं। बिलावल के मुंह से निकले हुए जुमले कि फील्ड मार्शल साहब आप हमारी ताकत इत्तेहाद की दामन है, ये एक जुमला इन पर बड़ा भारी पड़ गया। बिलावल 28वीं तरमीम और सूबों की तकसीम के मामले पे पहले ही अड़ेका लगा के बैठे, अड़ेका का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, रुकावट यानी। अब 2 तरमीमें से कहा एक हुकूमत में काफ़ी है, यानी अब अगली तरमीम 28वीं, 29वीं, 30वीं जो भी करनी है वो अगली हुकूमत में, यानी सदारत छोड़ने पर जरदारी तैयार भी हो जाए तो ताकत के अगले मरहले में यही मामला कि आर्मी चीफ सदर बन जाए, बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म बन जाए। पंजाब की हुकूमत का उस वक्त अगर दिया जाए तो उसके भी 3 हिस्से कर दें, जनूबी पंजाब में एक सूबा लगा के वज़ीर आला कम अज़ कम अलीम खान को जरूर दें। इसमें यह सिंध को कराची का सूबा बनाने में भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, और यहाँ से इक़्तिदार का सूरज गरूब होगा। अब देखें, एस्टैब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब जानते हैं कि अवाम में मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। अभी उसकी हालत आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को इंतखाबात का ऐलान हुआ, लेकिन कहते नहीं मई में कराएं। इलेक्शन कमीशन APC बनाई, इलेक्शन कमीशन का खुद अभी जो कमिश्नर है वो भी जनवरी से रिटायर्ड है, याद रखें, क्योंकि इन्हें हालात मौजूद नहीं लगे और हालात कभी भी इनके लिए मौजूद नहीं होंगे। अब इसमें जो सबसे अहम मामला देखें, आले शरीफ हो, फील्ड मार्शल हो, इन सब लोगों को दिन रात एक दुआ करनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान की कौम करते कि या अल्लाह या परवरदिगार इमरान खान को लंबी जिंदगी और सेहत दे।
عمران خان کی جان فیلڈ مارشل عالیہ شریف زرداریوں کے لیے ان کی بقا ہے ضمانت زندگی کی. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو قدرتی طور پہ بھی اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جنرل عاصم منیر پہ. یہ عمران خان کی اپنی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. یہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی اس میں عمران خان کے حالات اور تشدد کی جو تاریخی شہادت دی گئی. دیکھیں خان کی بہنیں کہیں, آپ کہیں, میں کہوں, تحریک انصاف کے, وہ الگ. جو اقوام متحدہ نے کہا وہ اب پتھر پہ لکیر ہے. ان حالات میں انہیں عمران خان کی لمبی زندگی کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ یہ زندگی ان کی بقا کا معاملہ ہے, پاکستان کی بقا کا. کیونکہ عمران خان ایک واحد رہنما ہے کہ جو اتنی بڑی خلیج وسیع ہو چکی ہے, اسے پاٹنا کسی کے کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. پھر یہ کسی کے معاملہ کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ صرف خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, بلوچستان کی حد تک نہیں, بلکہ سندھ اور پنجاب میں بھی خدا نخواستہ میں تو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. اس لیے میں ان کو بار بار مشورہ دوں گا کہ انہیں عمران خان کو رہا کرنا چاہیے. اور اس لیے نہیں کہ عمران خان رہا ہوں گے تو خوشی گزار ہے, سارا پاکستان خوش ہوگا, لیکن اس میں پاکستان بچ جائے گا. عمران خان سے سیاست پر یہ لڑتے رہے, زیادہ سے زیادہ عمران خان یہ نظام گرا دے گا, لیکن یہ لوگ بچ جائیں گے اور پاکستان بھی محفوظ رہے گا. اب تحریک انصاف کا کل جلسہ ہے, دیکھیں اس میں سہیل افریدی پہ نظر ہے کہ ان کے بیانات کیا ہوں گے, یہ کیا لائے, کیونکہ لائے عمل بار بار تحریک انصاف سے مانگا جا رہا ہے, بار بار یہ لائے عمل ہی نہیں دیتے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ابھی سیاسی کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس پر بھی بہت سے اعتراضات آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں جو لوگ ہیں بہت سے غیر فعال نظر آ رہے ہیں. اس میں میرے خیال میں انہیں دوبارہ غور کرنا ہوگا. ابھی تو اپنے الیکشن میں مصروف تھے کہ پچھلی سیاسی کمیٹی سے کچھ لوگ نکالے بھی گئے, کچھ لوگ شامل بھی کیے گئے. اس میں انہوں نے کچھ ترمیم کرنی چاہیے. مثلا دیکھیں بیرسٹر گور, سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص, تو وہی لوگ ہیں جو پچھلی کمیٹی تھے. اب شبلی فراز ہیں, عمر ایوب ہیں, احمد بچر ہیں, کمل چوزہ, ان سب لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں. یہ غیر فعال ہیں, یہ بڑے سیاستدان ہیں, ان کا بڑا حصہ ہے, لیکن ان کے لیے کردار نبھانا مشکل ہوگا. پھر بلوچستان میں داؤد کاکڑ اچھے ورکر ہیں, سیاستدان بہترین ہیں, لیکن خان کی جو موجودہ سیاست اور حالات کو دیکھا جائے تو یہ سیاست مزاحمتی سیاست ہے. یہاں انہیں بلوچستان میں صدام ترین جیسے لوگ, خیبر پختونخوا میں خرم ذیشان جیسے لوگ, اوورسیز پاکستانیوں میں سجاد برقی بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں, منجو سیاستدان, لیکن ان کے ساتھ قاسم سوری کو, زلفی بخاری کو شامل کرنا ہے. زلفی بخاری کی تنخواہیں تک دے رہا ہے, قاسم سوری نے بہت بڑا کام کیا. تو اوورسیز پاکستانی بہت بڑا 1 کروڑ ووٹ بینک ہے, ان کو اکٹھا کرنا ہے. پھر میڈیا دیکھیں, سوشل میڈیا سب سے بڑی طاقت ہے, اس میں جبران لیاس, اظہر مشوانی کو, ان لوگوں کا مسئلہ لانا چاہیے. اور ویسے بھی یہ سارے لوگ باہر ہیں, یہ ٹویٹر پارٹی اکاؤنٹس اور مالی معاملات سمیت بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال دیکھا جائے تو یہ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ, یہ جو بہتر سمجھے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو آج بار کونسل کے ممبر بھی منتخب ہو گئے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات تھے, اور اس میں آج مجھے واجد گیلانی بھی شعیب شاہین کے دفتر میں جو منعقد اجلاس اس میں نظر آ رہے تھے. اب ان کے وہ ہیں ایک حافظ ملک مظہر, اس کو صدارت کا امیدوار بھی نامزد کیا گیا ہے. بار کے انتخابات وکلا کی شمولیت اہم معاملہ, دیکھیں وکلا کو کھڑا کرنا, لیکن احمد اعظم نذیر اور احسن بھون یہ 23 میں 16 نشستیں جیتے ہیں اور بالکل اسی طرح عدالتیں مینیج ہوئی, اس طرح وکلا بھی مینیجڈ ہے, یہ سب جانتے ہیں. لیکن انہیں اس میں جان مارنی چاہیے اور اپنی تحریک کو, اپنی اس معاملے کو بڑھانا چاہیے. اب دیکھیں اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, لیکن یہ تنظیم سازی کا مرحلہ بڑا ہے. چاروں صوبوں کے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہیں, سارے وہ ٹھیک بنائے, داؤد کاکڑ بھی ٹھیک ہیں, وہ بھی بلوچستان میں اچھا کام کرے. اب انہیں تھوڑی سی اپنی سیاست کو آگے بڑھانا ہوگا. محمود اچکزئی, علامہ ناصر عباس کے کردار کو فرنٹ پہ لانا ہوگا, اور پھر ان کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نظر آئیں گی. کل کے جلسے کی طرح نظر دیکھنا, اس میں کیا اعلان ہوتا ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.